अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 दैट इज़ एंजाइम्स। इस चैप्टर के नोट्स भी मैं अपने फेसबुक पेज स्टडी विद मी पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि वो ज़्यादा क्लियर आ सकें। सो लेट्स स्टार्ट एंजाइम्स। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। हम खाना खाते हैं, वो हज़म होता है तो केमिकल रिएक्शन है एक तरह से, और उसके बाद हज़म होने के बाद भी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन्स का बनना, यानी कि हर वक्त कोई ना कोई रिएक्शन जो होता है वो होता ही रहता है। और जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ये जो केमिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो सकता है, यानी ये जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। या तो मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं या मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यानी एक तरह की फॉर्मेशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की, या फिर ऐसा कहें कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं, तो फिर इस तरीके के मेटाबॉलिज्म को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। लेकिन अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है उनका, तो उनको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। जैसे फूड का डाइजेस्ट होना और फिर डाइजेस्ट होने के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल से एनर्जी का बनना, तो ये सारा मेटाबॉलिज्म ही कहलाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर हम नॉर्मली देखें हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 37 सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इतने टेम्परेचर पर हमारी बॉडी के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि कोई रिएक्शन हो सके, क्योंकि रिएक्शन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एनर्जी, और वो एनर्जी जो एक रिएक्शन के लिए चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एनर्जी को पहुंचने के लिए हमें बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ही एक रिएक्शन को एनर्जी मिलेगी। लेकिन हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बॉडी के काफ़ी ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन्स हो गई और लिपिड्स हो गए, तो उनमें फ़र्क आ जाता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, और इस तरीके से जो टेम्परेचर का बढ़ना है वो भी एडवर्स इफेक्ट ले आता है हमारी बॉडी में। यानी अगर हम रिएक्शन करवाना है, अगर अपनी इस टेम्परेचर पर ही हम इस रिएक्शन को छोड़ दें तो सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही रिएक्शन होता रहेगा। बॉडी में जो खाना हम 4 घंटों में हमारा खाना हज़म हो जाता है, वो 4 घंटों में बिल्कुल भी हज़म नहीं होगा, पूरा दिन भी लग सकता है इस टेम्परेचर पर। यानी जो रिएक्शन हमें करवाना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी टेम्परेचर नहीं दे सकता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडवर्स इफेक्ट होंगे। इसलिए बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कैटलिस्ट मौजूद हैं, ऐसे बायो कैटलिस्ट मौजूद हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस ग्राफिकली मैं आपको समझाती हूँ कि एक जो है ना, यहाँ तक हमें पहुँचना है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए हमारे पास पहुँचने के लिए। अब बॉडी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनर्जी थी वो यहाँ तक ले आई, ठीक है, यहाँ तक ले आई, उसके बाद इसके पास कोई इतनी एनर्जी नहीं थी। या ऐसा समझ लो कि एक जो है ना, ये एक तरह का माउंटेन है। अब कार को जो ना इस माउंटेन को करना है क्रॉस। अब कार को माउंटेन क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी होनी ज़रूरी है। इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अब कार के पास अपनी एनर्जी इतनी थी कि वो यहाँ तक आ सकी, यहाँ तक आके वापस नीचे आ गई, तो वो जो अपनी एनर्जी थी वो थी इंटरनल एनर्जी। अब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, यानी इतनी एनर्जी जो है इसके पास नहीं है, और वो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड में से माइनस कर दो इंटरनल एनर्जी तो बचती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आसानी होगा। एंजाइम क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी ऐसा समझो कि एक तरह से ना टनल प्रोवाइड करता है, बीच से एक रास्ता प्रोवाइड कर लिया। अब देखें, जब बीच से एक रास्ता बन गया, टनल बन गई, अब ये जो कार थी वो माउंटेन पूरा क्रॉस नहीं करेगी, अब इस टनल से गुजर जाएगी। ठीक, दैट मीन्स के एंजाइम जो है ना एक और तरह से सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके। इट फैसिलिटेट अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को आसान बनाता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब एंजाइम के फॉर्मेशन देखें तो इनका मतलब होता है, एंजाइम मतलब यीस्ट। ये यीस्ट से सबसे पहले मिला ही यीस्ट से था, इस वजह से इसको हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पर आते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये एक बायो कैटलिस्ट है, और मोस्टली इसका जो फॉर्मेशन इसकी हुई है वो प्रोटीन से बना हुआ है। ये एंजाइम होते ही प्रोटीनियस इन नेचर है। इनकी नेचर क्या है कि ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, खुद को यूटिलाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि एंजाइम, अगर ये एक एंजाइम है फॉर एग्जांपल दिस वन, अब ये एंजाइम है, एक रिएक्शन करने से जैसा पहले जिस तरीके से मौजूद है वैसा ही बाद में होगा। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, यानी अपने आप को ये यूटिलाइज नहीं करता। ओके,
अच्छा, सब जो रिएक्टेंट इसमें फिट होके प्रोडक्ट जिसमें से बनी है, वो जो रिएक्टेंट होता है ना एंजाइम का, उस रिएक्टेंट को कहते हैं सबस्ट्रेट। और इस एंजाइम में जिस जगह पर रिएक्टेंट आके बैठेगा, देखिए ये वाली जो जगह है जहाँ पर आके रिएक्टेंट फिट होगा, इस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। वेयर इट इज़ रिटन, लिखा हुआ होगा, ये रहा एक्टिव साइट। ओके, अपने एक्शन में ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे प्रोटीएसिस जो एंजाइम है वो सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। दैट मीन्स वो लिपिड्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता, वो किसी और ग्लाइकोसैक्चराइड्स वगैरह इन सब के लिए यूज़ नहीं हो सकता। प्रोटीएसिस जो है वो सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, दैट्स इट। और जो एंजाइम है वो पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, इन सब से इनको फ़र्क पड़ता है, एंजाइम को सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी फॉर्मेशन पर कि जो एंजाइम है वैसे मोस्टली तो प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन इसमें कभी कभार नॉन प्रोटीन पार्ट भी ऐड होते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उनको हम कहते हैं कोफैक्टर। वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे NAD, FAD, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, ये आयंस वगैरह। तो जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो पार्ट लगे हुए हैं वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है और उनको हम कह रहे हैं कोफैक्टर। अब ये जो ऑर्गेनिक पार्ट लगा हुआ है, अगर वो टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ तो हम उसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर लूजली बाउंड है तो उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इन्हांस करते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एक्टिवेटर, और वो जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दें, डिक्रीज कर दें, तो उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स। नाउ यूजेस ऑफ एंजाइम्स पर आए। एंजाइम्स को पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, बायो डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, यानी एंजाइम्स के वेरियस यूजेस होते हैं। अब देखते हैं कि फैक्टर्स कौन से हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपने सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। सबस्ट्रेट हम किसको कह रहे हैं, जो रिएक्टेंट जो फिट होना है ना एंजाइम में, उसको कह रहे हैं। तो अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इस ग्राफ से शो हो रहा है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि एक लिमिट आ जाती है, उस लिमिट के बाद अगर आप बढ़ा भी दोगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, आप बढ़ा रहे हो फिर भी देखो कि ये लाइन सीधी जा रही है, इस लाइन के सीधे होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो देख लो पहले क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, रेट मतलब स्पीड बढ़ेगी रिएक्शन की सबस्ट्रेट को बढ़ाने से। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, उसके बाद कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रिएक्शन के रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, डजंट अफेक्ट रिएक्शन रेट। टेम्परेचर में भी कुछ ऐसा ही है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आता है दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज़ 37 सेंटीग्रेड, जिसके बाद अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे भी तो भी जो है ना रेट पे अफेक्ट आ रहा है, लेकिन उल्टा अफेक्ट आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, रेट डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखें। तो 37 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। इससे कम करोगे या बढ़ाओगे टेम्परेचर को तो कम ही होगी। अब पीएच पर आए तो वो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक खास पीएच पर काम करते हैं। सारे एंजाइम, हर एंजाइम की एक अपनी पीएच की वैल्यू होती है। पीएच का मतलब है कि उनको इन्वायरमेंट कौन सा चाहिए, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करेंगे या फिर वो बेसिक इन्वायरमेंट में काम करेंगे या न्यूट्रल इन्वायरमेंट में काम करेंगे। जैसे पेप्सिन है तो वो लो पीएच पे वर्क कर देता है, यानी अगर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो पेप्सिन वर्क करेगा, अगर नहीं तो ये एंजाइम वर्क नहीं करता। ठीक, स्मॉल चेंजेस पीएच पर लाओगे तो फ़र्क तो पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन परमानेंट चेंजेस जो होते हैं वो ज़्यादा पीएच में चेंज लाने से पड़ते हैं। लेकिन फिर भी पीएच का इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप पीएच को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो वो उस खास एंजाइम के लिए कम ज़्यादा कर सकती है एंजाइम की एक्टिविटी को। इज एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्शन को समझने के लिए दो तरह की थ्योरीज हैं, दैट इज की एंड लॉक मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। जो की एंड लॉक मॉडल है वो फिस्चर ने 1894 में दिया था। ये नाम जो है वो याद कर लिया करें, आ जाता है, ठीक है। ये फिस्चर ने दिया था। अब फिस्चर ने की एंड लॉक मॉडल में क्या कहा था कि जो एंजाइम है ना वो एक लॉक की तरह है, और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना जहाँ पे सबस्ट्रेट आके फिट होगा वो की होल की तरह है जहाँ पर की फिट होती है। और की कौन है,
सबस्ट्रेट जो है एक तरह से की है। और अब क्या होता है, देखिए चाबी जो होती है बहुत सारी एक जो है ना लॉक में फिट हो जाती हैं, लेकिन उस लॉक को वही चाबी खोल सकती है जो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी उसी के लिए ही बनी हुई हो। तो सबस्ट्रेट भी अगर इस एंजाइम में काफ़ी सारे फिट हो भी जाएं तो इस एंजाइम पे कोई इफेक्ट नहीं, यानी एंजाइम उन पर कोई एक्ट नहीं करता, कोई तरह की प्रोडक्ट नहीं बनेगी जब तक इसको अपना सबस्ट्रेट नहीं मिल जाता। हर एंजाइम को एक अपना सबस्ट्रेट चाहिए होता है। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये इसमें फिट तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये इसका सबस्ट्रेट है तो ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वरना प्रोडक्ट नहीं बनती। दैट इज कॉल्ड की एंड लॉक मॉडल। जब ये फिट हो जाएगा तो इस पर अफेक्ट जो है ना मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल जो है, जो कि डैनियल खुशलैंड ने 1958 में दिया था, उनके अकॉर्डिंग जो एंजाइम की शेप है वो चेंज होती है। ये देखिए यहाँ पर एंजाइम में एक्टिव साइट की जो शेप है सबस्ट्रेट के मुकाबले छोटी है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट इसमें फिट नहीं हो सकता। लेकिन खुशलैंड के अकॉर्डिंग ये जो एंजाइम है सबस्ट्रेट जैसे इसमें फिट होने की कोशिश करेगा तो एंजाइम अब उसको जगह देगा, ठीक है, जगह देगा, और जितनी उसकी साइज़ होगी सबस्ट्रेट की उस हिसाब से उसको जगह मिलेगी एंजाइम में, और ये फिट होकर उसमें केमिकल रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगी। दैट मीन्स कि एंजाइम की जो शेप है इट इज़ समवट कॉल्ड फ्लैक्सिबल। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर एंजाइम। इंट्रासेल्यूलर एंजाइम हम कहते हैं वो एंजाइम जो कि सेल के अंदर काम करते हैं, इनसाइड द सेल, उनको इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स कहते हैं, और जो आउटसाइड द सेल वर्क करते हैं उनको हम एक्स्ट्रासेल्यूलर एंजाइम कहते हैं, जैसे पेप्सिन, लाइपेस वगैरह। लास्ट में स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो खास रिएक्टेंट पे ही वर्क करते हैं, जैसे प्रोटीएसिस जो है वो प्रोटीन पर ही वर्क कर सकता है, उसी को कैटालाइज कर सकता है। लाइपेस लिपिड्स को कैटालाइज कर सकता है, और ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन को ही कैटालाइज कर सकता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि ट्रिप्सिन जो है वो लिपिड्स को कैटालाइज करे। ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में भी, एक्शन में भी। सॉल्व करते हैं। देखिए एमसीक्यूज जब मैं सॉल्व करवा रही हूँ तो आप जो है ना पहले एमसीक्यूज को खुद पढ़कर और अपनी तरफ से बताया करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं वीडियो में ही आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप पॉज करके खुद पहले पढ़ो और फिर अपने हिसाब से आंसर बताओ, उसके बाद मेरे आंसर को सुन लिया करें, ताकि आपको अपना भी एक तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा सुनने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल आर कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स एक्सेप्ट। अब आप इसको पॉज करें और इसको देख लें, उसके बाद जो है ना ऑप्शन अपना लगाएं। ठीक, चले अब स्टार्ट करते हैं। एंजाइम स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। पहले आप देखो कि पूछा क्या गया है, कि आपको बताया गया कि ऑल आर कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम, ये सारे ही कैरेक्टर्स हैं एक्सेप्ट किसी एक के अलावा। अब वो एक ढूंढना है आपने। एंजाइम स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, ये तो है स्पीड अप करते हैं तो ये सही हो गया। एंजाइम से सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन पीएच, यस पीएच में अगर चेंज आ जाए तो ये सेंसिटिव होते हैं चेंज में। एंजाइम एक्टिविटी इन्हांस्ड बाय इनहिबिटर्स, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इनहिबिटर्स जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, इन्हांस नहीं करते। ऑप्शन सी जो है वो एक्सेप्ट आ रहा है। इन आर स्टीरॉइड इन नेचर, लिपिड इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें तो हमने अभी भी पढ़ा कि ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव या इनहिबिटिंग। अब हमने डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक होते हैं या कैटाबॉलिक होते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव में आ सकते हैं। तो 1 and 2 हो जाएगा ऑप्शन बी। द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोर एक्टिव इज नोन एज, कौन से एंजाइम जो है वो कौन से पीएच पर एक्टिव होते हैं, एसिडिक, बेसिक, तो ऑप्टिमम पीएच आ जाएगा। क्योंकि देखिए टेम्परेचर के लिए भी हम ऑप्टिमम का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये वो पीएच या वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी बेस्ट रहेगी। एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप अंटिल द सबस्ट्रेट डू नॉट बाइंड टू इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ। देखिए एक्टिव साइट जो होती है ना वो उसकी शेप का चेंज होना, फ्लेक्सिबल होना, ये इंड्यूस फिट मॉडल था। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलेक्ट द मिसमैच। प्रोटीएसिस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को कैटालाइज करता है, ये मिसमैच है, क्योंकि प्रोटीएसिस तो प्रोटीन को करता है ना, उसके अलावा भी हम देख लेते हैं लाइपेसिस लिपिड्स को करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है कैटालाइज। तो ये बाकी तो ऑप्शन सही है। प्रोटीएसिस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं करता कैटालाइज। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स पर्टिकुलर कंडीशन टू कैरी डाउन एट प्रॉपर रेट स्पेशली। तो पर्टिकुलर जो कंडीशंस चाहिए इसके लिए, टेम्परेचर एंड नेचर, नेचर एंड प्रेशर, नेचर एंड स्ट्रक्चर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर प्रेशर जो है वो इसके कंडीशंस में आ जाता है।
है ऑल आर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट, यानी ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, एक्सेप्ट किसके अलावा, पीएच तो करता ही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर का भी पड़ता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, लेकिन अप टू 37 सेंटीग्रेड। लोक एंड की मॉडल की स्टेटमेंट करेक्ट, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पजेस स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप्स, तो ये इन कीलॉक मॉडल की थ्योरी का एक पोस्टुलेट है, लेकिन बाकी भी पढ़कर देखते हैं, क्या पता वो सही हो। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, नहीं, फ्लेक्सिबल का तो इंड्यूस फिट मॉडल ने बताया था। एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज, ये भी हमें इंड्यूस फिट मॉडल ने बताया था। ऑल अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ए जो है इट इज़ करेक्ट। सो ये एक छोटा सा चैप्टर था, आगे वाले चैप्टर थोड़े से बड़े हैं लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।